हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर एनालिसिस, दैट इज़ फॉर 7 जून 2021। फर्स्ट जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है मेडिकल वेस्ट से, बायोमेडिकल वेस्ट। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है, वेस्ट जनरेट हुआ है, जो सेकेंड वेव जो कोविड की आई है उसमें बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट हुआ है वो फर्स्ट वेव से कहीं ज़्यादा है। अगर हम इसको प्री कोविड टाइम से अगर कंपेयर करें कि जब कोरोना नहीं था, कोविड नहीं था, तो अब जो इसकी अमाउंट है यूसेज की वो 4 से 5 गुना बढ़ गई है। और इसको डिस्पोज ऑफ करने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ चुकी है। पहले ये 10 से 13 रुपये में डिस्पोज ऑफ हो जाता था, अब पर केजी के हिसाब से अब ये अराउंड 58 रुपीज़ पर किलो में हो रहा है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। देन बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। इट इज़ डिफाइंड एज ह्यूमन एंड एनिमल एनाटमिकल वेस्ट। एनाटमिकल का मतलब होता है जो बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उसका जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है। देन ट्रीटमेंट अप्रोचेस लाइक नीडल्स, सिरिंजेस एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। कि ट्रीटमेंट एंड रिसर्च में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल है, वो बायोमेडिकल वेस्ट है। देन ये डायग्नोसिस के टाइम पे, ट्रीटमेंट के टाइम पे, इम्यूनाइजेशन के टाइम पे, नर्सिंग होम्स में, लैब्स में, ब्लड बैंक्स में जनरेट होता है। देन अब यहाँ पे आपको प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आपको बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब आपने एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट याद रखनी है कि बायोमेडिकल वेस्ट की जो कलेक्शन होती है वो बिन्स में की जाती है, और बिन्स का अलग अलग कलर होता है। आप कभी अब हॉस्पिटल अगर गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे डिफरेंट कलर्स के बिन आपको मिलेंगे, लाइक येलो, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। अब इनकी कैटेगराइजेशन की गई है कि जैसे ह्यूमन एंड एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट है, या माइक्रोबायोलॉजी का कोई वेस्ट है, कॉटन्स हैं यूज़ की हुई, सॉइल्ड कॉटन है, देन ड्रेसिंग्स हैं, बेडिंग्स हैं, या लाइनिंग का जो जो भी ऐसा कोई कपड़ा है वो येलो कंटेनर में, येलो बिन में कलेक्ट होगा। देन आपकी जो ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, वेंटिलेटर्स में जो पाइप्स यूज़ हो रही हैं, ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं, ऐसा अगर कोई वेस्ट है वो रेड कलर में कलेक्ट होगा। देन ब्लू कलर में क्या होगा, जैसे नीडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, ब्लेड्स हैं, ये ब्लू कलर के बिन में जाएगा। देन ब्लैक कलर का जो बिन है उसमें जाएगा डिस्कार्डेड मेडिसिन्स होगी, देन ड्रग्स होगी, देन केमिकल वेस्ट होगा, वो सारा जाएगा ब्लैक बिन में। तो ये आपने याद रखना है। अब इनका ट्रीटमेंट भी उस हिसाब से होता है कि इंसनरेशन होनी है उसकी, या उसको डीप बरी करना है। इंसनरेशन का मतलब होता है कि उनको कंट्रोल्ड टेम्परेचर में हीट किया जाता है। देन उनका केमिकल ट्रीटमेंट होना है, तो ये भी डिपेंड करता है कि इस कैटेगरी का वो बायोमेडिकल वेस्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। केरला ने अब टॉप किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसको रिलीज़ कौन करता है, नीति आयोग। एंड बिहार जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो टॉप 5 स्टेट्स कौन सी हैं, केरला, हिमाचल प्रदेश, देन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम एंड महाराष्ट्र। ये आप टेबल देख सकते हो, टॉप 5 है यहाँ पे, और इस साइड पे क्या है, बॉटम 5 है। और आपने याद रखना है कि बॉटम पे सबसे नीचे कौन सी है, बिहार है, और सबसे टॉप पे कौन सी है, केरला है। देन है क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इवेल्यूएट करते हैं कि स्टेट एंड यूटीज़ ने जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, लाइक हेल्थ है, एजुकेशन है, जेंडर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लाइमेट चेंज है एंड इन्वायरमेंट है, ऐसे पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने क्या डेवलपमेंट की है। देन ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था 2018 में। देन इंडेक्स जो है ये प्राइमरी टूल है एक तरह का, कि जो मोनीटर करता है कि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं वो उनकी कैसी प्रोग्रेस चल रही है। देन ये एक कंपटीशन भी जो है क्रिएट करता है स्टेट्स और यूटीज़ के बीच में, कि आपस में कंपटीशन रहता है उनको कि टॉप पे रहना है।
देन ये स्कोर है इस पर 0 से 100 से 0 to 100, जितना हाई स्कोर होगा उतना ही वो स्टेट या यूटी करीब होगी अपना टारगेट अचीव करने में। देन 4 कैटेगरीज हैं इसकी, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर एंड अचीवर। 0 to 49 एस्पिरेंट है, परफॉर्मर है 50 to 64, फ्रंट रनर है 65 to 99, अचीवर हैं जिनका 100 स्कोर है। हालांकि अभी तक कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो एस्पिरेंट एंड और अचीवर कैटेगरी में हो। तो जो टॉप मोस्ट जो है एस्पिरेंट जो है एंड अचीवर कैटेगरी जो है, मतलब जो सबसे लो है और जो सबसे टॉप है, उसमें स्टेट्स नहीं है। 15 स्टेट्स और यूटीज़ हैं परफॉर्मर कैटेगरी में है, और 22 स्टेट्स यूटीज़ हैं जो फ्रंट रनर कैटेगरी में है। देन सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडेक्स का? ये इंडेक्स जो है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसको डेवलप किया था यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड हुए थे। टोटल ये 17 गोल्स हैं जो कि यूएनडीपी के हिसाब से कंट्रीज़ को जो है अचीव करने हैं बाय 2030। तो गोल्स आपने याद रखना है 17 गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। और यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो अपने मेंस के आंसर को थोड़ा और अच्छा करने के लिए, कि आप ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रिवाइज करते रहो फ्रॉम टाइम टू टाइम, और आप वहाँ पे कोट कर सकते हो कि कौन से नंबर वाला गोल जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या हमने उसमें अचीव करना है। तो उसको कोट करोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। देन जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर है, अंडर यूएन, ये प्रोग्रेस जो है स्टेट और यूटीज़ की इसको ट्रैक करता है। 115 इंडिकेटर्स हैं इसमें, और जो कि अलाइन किए गए हैं नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के साथ। ये किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है जो, इसको किसने डिज़ाइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मॉस्पी। देन ये इंडेक्स जो है ये की टूल है, ये इंपॉर्टेंट टूल है फॉर फोकस्ड पॉलिसी डायलॉग फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डेवलपमेंट एक्शन इन लाइन विद द ग्लोबल एसडीजी फ्रेमवर्क। मतलब यहाँ पे हमें जो है एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ मिल जाता है कि स्टेट या यूटीज़ ने कौन से पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। देन केरला मैंने जैसे आपको बताया कि टॉप रैंक पे है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु जो हैं वो सेकंड स्पॉट पे हैं। बिहार, झारखंड, असम जो हैं ये वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट हैं, प्रीलिम्स में आपको पूछ सकते हैं। यूटीज़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ का टॉप स्पॉट है, फॉलोड बाय दिल्ली। देन अगर गेनर की बात करें कि 2020 में और 2021 में, मतलब इस पीरियड के दौरान सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया है? दैट इज़ मिज़ोरम, हरियाणा एंड उत्तराखंड। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मिंग ग्रेड्स इंडेक्स। परफॉर्मिंग ग्रेड्स इंडेक्स जो है, अब ये इंडेक्स क्या करता है? ये स्टेट और यूटीज़ को जो है 70 पैरामीटर्स के ऊपर एक्सेस करता है। मतलब 70 पैरामीटर हैं इसमें जो असेस करेगा, और यहाँ पे कैटलाइज करेगा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। 5 स्टेट्स और यूटीज़ जो हैं, नेमली पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, केरला, इन्होंने हाईएस्ट ग्रेड जो है A++ इनको मिला है। अब ये जो है फर्स्ट पब्लिश हुआ था 2019 में। मतलब जो स्टेट या यूटीज़ ने जो भी एजुकेशन के लिए यहाँ पे जो ये पैरामीटर्स के ऊपर काम किया है, सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की है इन पैरामीटर्स के ऊपर, उनको यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। टॉप पे आपने याद रखना है, ये यहाँ पे दी गई हैं जिन्होंने टॉप किया है A++ में। देन फर्स्ट ये पब्लिश हुआ था 2019 में, जो कि 2017-18 का था। ये एक्सरसाइज किस लिए है? टू अंडरटेक मल्टी प्रोंग इंटरवेंशन दैट कुड हेल्प वेरियस स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू रीच द डिजायर्ड गोल विज़ एजुकेशन। मतलब यहाँ पे एक जो है इनको एक मल्टी प्रोंग्ड इंटरवेंशन है, कि मल्टी प्रोंग का मतलब है अलग अलग यहाँ पे जो है
अलग अलग तरह से इंटरवेंशन होती है स्टेट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की, जो डिज़ायर्ड जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है। देन इस रिपोर्ट से हमें जो है एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं फॉलो कर रही हैं स्टेट एंड यूटीज़, इससे क्या होगा कि दूसरी स्टेट्स को भी उनको फॉलो करने का एक आइडिया मिल जाता है। देन जो कंसर्न है, जिस एरिया में प्रॉब्लम है, गैप्स है, लर्निंग गैप्स है, वो भी ईज़िली ब्रिज हम कर सकते हैं, वो भी ईज़िली हम फुलफ़िल कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो आपको स्टैटिक का एक पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। अब जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन की हम बात करते हैं। एजुकेशन जो है ये अभी कंकरेंट लिस्ट में है। जिनको नहीं पता है कंकरेंट लिस्ट क्या होता है उनको बता देता हूँ मैं। शेड्यूल 7 के अंडर 3 तरह की लिस्ट हैं या 3 तरह के सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है यूनियन, देन वी हैव स्टेट लिस्ट एंड द थर्ड वन इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट जो है लॉ बनाती है वो सब्जेक्ट्स आते हैं कि पार्लियामेंट के पास कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर लॉ बनाने का अधिकार है। देन स्टेट सब्जेक्ट्स में वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो कौन से शेड्यूल के अंडर है ये? शेड्यूल 7 के अंडर, आपने ये याद रखना है। देन यहाँ पे एक और चीज़ है जो याद रखने वाली है कि पहले जो एजुकेशन है इट वॉज अंडर स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट लिस्ट का वो पार्ट थी एजुकेशन। उसके बाद जो है ये पार्ट बनी कॉन्करेंट लिस्ट का। अब आपको यहाँ पे अमेंडमेंट याद रखनी है। बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से निकाल कर जो है कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, आपने याद रखना है, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकते हैं ये। देन और यहाँ पे क्या याद रखना है कि और कौन से सब्जेक्ट थे जिनको ट्रांसफ़र किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो वो कौन कौन से थे? एक एजुकेशन मैंने आपको बता दिया है। देन फॉरेस्ट आपने याद रखना है। देन वेट्स एंड मेजर्स, देन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। देन लास्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये जो हैं 5 सब्जेक्ट, मैं रिपीट करता हूँ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड द लास्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट जो थे ये पहले स्टेट लिस्ट में थे। अब इनको जो है ट्रांसफ़र किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कंकरेंट लिस्ट में। अब इसमें इन सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। अब यहाँ पे क्या होता है कंकरेंट लिस्ट में, मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून अगर बना दिया है कंकरेंट लिस्ट पे, तो पार्लियामेंट उसको रिमूव नहीं कर सकती है, बट पार्लियामेंट को एक नया एक्ट बनाना पड़ेगा जो उसको ओवर पावर करेगा या सुपरसीड करेगा उसको टोटली। वो कम्प्लीटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट उसको एबॉलिश नहीं कर सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, बल्कि उनको नया एक एक्ट बनाना पड़ेगा, नया कानून बनाना पड़ेगा जो सुपरसीड करेगा स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट को। देन ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि फर्स्ट कब ये हुआ था। नेक्स्ट जो है न्यूज़ सिडबी से रिलेटेड है, ये न्यूज़ में था आज। सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश किया गया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट मीन्स ये क्या है, स्टैचूटरी बॉडी है। किस ईयर में? 1990 में। इसका मेन मैंडेट क्या है
कि ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्जीक्यूटिंग द ट्रिपल एजेंडा ऑफ प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज़। कि MSME या MSME से जो के साथ जो सिमिलर उसके जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रमोट करना, फाइनेंस करना, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है कंट्रीब्यूट करना, ये काम है सिडबी का। करंटली जो है सिडबी के जो शेयर्स हैं, इसमें शेयर होल्डर कौन कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड 29 अदर इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इनके जो हैं शेयर्स हैं सिडबी में। तो प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सिडबी जो है ये ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रेगुलेट इसको करता है RBI। सिडबी जो है ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको RBI रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो है बिम्स्टेक डे, इम्पॉर्टेंट है ये भी। बिम्स्टेक डे सेलिब्रेट किया गया है 6 जून को। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर। इन्होंने कहा है कि इस डे के ऊपर कहा है कि इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा एक्टिस्ट एंड इंडो पैसिफिक पॉलिसीज़ ऑन बिम्स्टेक। इसको डिस्कस करेंगे हम बाद में डिटेल में। बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, स्टेट के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बिम्स्टेक जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 6 जून 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हेडक्वार्टर है ढाका, दैट इज़ इन बांग्लादेश। और इनिशियली ये 4 मेंबर स्टेट्स थी जिसका एक्रोनियम था बिस्ट, बिस्टेक, दैट स्टैंड्स फॉर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में इसमें 3 मेंबर और ऐड हो गए, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। तो आपने याद रखना है। और एक यहाँ पे डिफरेंस मैं बताता हूँ। सार्क एंड बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं उनमें मेन या अब जो डिफरेंस आपको पूछ सकते हैं कि इसमें म्यांमार है, उसमें मालदीव्स है। सार्क में क्या है? मालदीव्स है। देन वहाँ पे एक और मेंबर कौन सा आ जाता है? अफ़गानिस्तान सार्क में। यहाँ पे अफ़गानिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, तो आपने ये भी याद रखना है। देन सिग्निफिकेंस क्या है बिम्स्टेक का? ये प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करता है इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन के लिए, किसके बीच में? सार्क कंट्रीज़ में एंड एशियान कंट्रीज़ में। एशियान कंट्रीज़ आपने याद रखनी है, टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। सार्क की कितनी कंट्रीज़ हैं? 8 कंट्रीज़ हैं। 8 कंट्रीज़ हैं सार्क की, एशियान की हैं 10। एंड एशियान की जो है फाउंडिंग मेंबर आपको पूछ लेते हैं कई बार। एशियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनकी एक एसोसिएशन है जिसमें 10 जो हैं मेंबर्स हैं। आप इसको एक बार पढ़ लेना कि कौन से 10 मेंबर्स हैं। देन यहाँ पे मैं आपको फाउंडिंग मेंबर बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं UPSC प्रीलिम्स में। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन से हैं? इंडोनेशिया, देन वी हैव सिंगापुर, देन फिलीपींस 3 हो गए हैं ये। देन मलेशिया एंड द लास्ट इज़ थाईलैंड। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये 5 मेंबर्स, ये क्या हैं? ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं एशियान के। और 5 मेंबर्स जो हैं उनके और हैं, वो आपने खुद देख लेना है, इसको पढ़ लेना है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे। सार्क के मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये आप एक बार खुद रिवाइज कर लेना। 8 कंट्रीज़ हैं इसमें। और मैंने आपको डिफरेंस बताया कि अफ़गानिस्तान जो है बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है और ना ही पाकिस्तान बिम्स्टेक का पार्ट है। और म्यांमार की जगह, जैसे बिम्स्टेक में म्यांमार है, सार्क में क्या है? मालदीव्स है। आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपने दोनों के मेंबर्स को कंपेयर कर लेना एक बार। देन बिम्स्टेक क्या करता है? एक ब्रिज है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में। देन एक
इंट्रा रीजनल कोऑपरेशन है सार्क और एशियन नेशंस के बीच में। सार्क के मेंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, एशियन नेशंस में भी। और यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सार्क की जो स्टेगनेशन थी, कि मतलब सार्क जो है एक एक रीजनल ग्रुपिंग के रूप में वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसकी स्टेगनेंट हो गया था। तो इस वजह से बिम्स्टेक को काफ़ी प्रमोशन यहाँ पे मिली। इम्पॉर्टेंट जो है इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। अब यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं इनके, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो लिंक करता है इंडिया एंड म्यांमार को। देन एशियन ट्राइलेटरल हाईवे है जो कनेक्ट करता है थाईलैंड को, इंडिया एंड थाईलैंड को थ्रू म्यांमार। अगर आप मैप देखो तो म्यांमार जो है, अगर लैंड रूट की बात करें तो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में आता है। देन बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रैफिक। तो यहाँ पे BBIN जो है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है जिससे क्या होगा कि पैसेंजर्स या कार्गो जो सामान है उसको ईज़िली उसका सीमलेस फ्लो हो सकता है। अब यहाँ पे जो है, अगर बिम्स्टेक की हम बात करें, बिम्स्टेक को मेन जो प्रमोट इतना क्यों हुआ वो, अब पाकिस्तान और इंडिया में आपको पता है कोडियल रिलेशंस ख़राब होने की वजह से सार्क जो है वो स्टेगनेंट हो गया था। पहले इन्होंने डिसाइड किया था कि एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है सार्क कंट्रीज़ में होगा, बट वो फेल हो गया। देन इन्होंने डिसाइड किया था कि एक सार्क की सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी, बट वो भी, जिसको एशियन सैटेलाइट का नाम दिया जाना था, बट वो भी, या सार्क सैटेलाइट का, बट वो भी फेल हो गया। तब उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि इन दोनों कंट्रीज़ के डिस्प्यूट के चलते ऐसा ना हो कि बाकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है रीजन की वो रुक जाए। तो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया बिम्स्टेक, जिसमें जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी उनको कंटिन्यू किया बाकी कंट्रीज़ के साथ मिलकर इंडिया ने। देन बिम्स्टेक जो है इंडिया की 3 मेजर जो पॉलिसीज़ हैं उनको परस्यू करने में हेल्प करेगा। लाइक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड का मतलब है कि इंडिया के जो इमीडिएट नेबर हैं, लाइक भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो है उनको प्राइमेसी देना, उनको इम्पोर्टेंस देना। देन एक्टिस्ट पॉलिसी है इंडिया की, जिसमें इंडिया जो है उसके रिलेशन किसके साथ जो है इंडिया को इसके साथ कनेक्ट किया गया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। जैसे एशियान का मैंने आपको डिस्कस किया, एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो है इंडिया को अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाय लिंकिंग देम टू बे ऑफ बंगाल रीजन बाया बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगर यहाँ पर आप पे देखो कि कालाधन जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में। देन एशियन ट्राइलेटरल हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया थाईलैंड को, इसके थ्रू म्यांमार के थ्रू। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये हेल्प करेंगे इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न जो एरियाज़ है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, उनकी डेवलपमेंट में ये काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा ये प्रोजेक्ट। देन जो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात हुई है, कालाधन मल्टी पर्पस जो प्रोजेक्ट है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये कनेक्ट करता है मेनली, यहाँ पे एक पोर्ट है म्यांमार में, सितवे पोर्ट, नाम याद रखना आपने, सितवे पोर्ट को कनेक्ट करता है इंडिया म्यांमार बॉर्डर के साथ। सितवे पोर्ट कहाँ पे है, म्यांमार में, या बर्मा जिसको बोलते थे पहले, इसको कनेक्ट करेगा इंडिया म्यांमार बॉर्डर के साथ। ये इंडिया और म्यांमार ने मेनली इसको चलाया था, इस प्रोजेक्ट को। ये बेसिकली कार्गो जो होती है उसकी शिपमेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे। तो आपने याद रखना है, इंडिया और म्यांमार में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कि यहाँ पे मल्टी मॉडल जो है इसका मतलब है कि मल्टीपल यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे जिससे कार्गो जो है वो शिपमेंट जिसकी की जा सकती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंटरपोल। इंटरपोल जो है इसको डिस्कस करेंगे हम। पहले
यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशिएटिव क्या है यहाँ पे। आई फैमिलिया, नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। आई फैमिलिया में इसको मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाता हूँ कि मान लो कोई पर्सन मिसिंग हो गया, ठीक है। अब वो पर्सन जो मिसिंग हुआ है कि उसकी हमारे पास इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो पर्सन मिसिंग है उनके फैमिली के जो है डीएनए है, हम वो डीएनए की हेल्प से पर्सन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है मैंने डाला जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इन इन लेट 2020 डीएनए फ्रॉम चिल्ड्रन ऑफ एन इटालियन मैन, एक इटालियन मैन मिसिंग था 2004 से, उसको आई फैमिलिया में डाला गया, ठीक है। देन उसको चेक किया गया, जितने भी गुमशुदा लोग थे सिस्टम में उसके साथ, और मैच एक मिला बिटवीन द चिल्ड्रंस डीएनए एंड दैट ऑफ बॉडी फाउंड इन द एड्रियाटिक सी, क्लोजिंग अ केस दैट हैड गॉन कोल्ड 16 ईयर्स ओल्ड। सिंपल सा केस है यहाँ पे कि एक बच्चे के डीएनए को, ये आई फैमिलिया जो है इस पोर्टल पे डाला गया, ठीक है। इस बच्चे के फादर गुम हुए थे, बच्चे के जो डीएनए था आई फैमिलिया पे डाला गया, और आई फैमिलिया में ऐसे लोगों का जो है डीएनए रखा गया था जो मिसिंग पर्सन थे। बच्चे के डीएनए को जब इस पोर्टल में डाला गया तो वो एक पर्सन के साथ मैच हुआ, जो पर्सन मिसिंग था 2004 से, जिसकी डेड बॉडी जो है एड्रियाटिक सी में मिली थी। तो इससे क्या हुआ कि हम फैमिली के डीएनए से उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने में यहाँ पे हमें हेल्प मिली। तो ई फैमिलिया ऐसे केसेस को रिजॉल्व करेगा। अब आपने सुना होगा कि कनाडा में काफ़ी जो है डेड बॉडीज़ मिली हैं बच्चों की। अब वहाँ पे भी आई फैमिलिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है। देन यहाँ पे क्या होता है, डीएनए किनशिप मैचिंग या किनशिप का मतलब होता है कि जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, इस यूज्ड मोस्टली इन केसेस वेयर अ डायरेक्ट सैंपल ऑफ द मिसिंग पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल, कि डायरेक्ट सैंपल नहीं होता है यहाँ पे कई बार अवेलेबल। फर्स्ट ग्लोबल डेटाबेस है जो ऐसे एक प्रोसीजर जिसने अडॉप्ट किया है कि जिससे मिसिंग पर्सन की जेनेटिक एंसेस्ट्री से हम उसका पता लगा सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट ये है रहेगा। देन 3 कंपोनेंट है इसके। डेडिकेटेड ग्लोबल डेटाबेस है टू होस्ट द डीएनए प्रोफाइल्स प्रोवाइडेड बाय रिलेटिव्स हेल्ड सेपरेटली फ्रॉम एनी क्रिमिनल डेटा, की ऐसी डीएनए प्रोफाइल बनाई गई हैं जिसका डेटा उस मिसिंग पर्सन के रिलेटिव ने प्रोवाइड किया है और उसको एक सेपरेट रखा गया है क्रिमिनल डेटा से। देन सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ किया है मोनापार्ट, जो कि डच कंपनी ने डेवलप किया है। देन इंटरप्रिटेशन जो गाइडलाइंस हैं ये किसने प्रोवाइड की हैं, इंटरपोल ने। देन सिक्योर कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, जो भी डेटा प्रोसेस किया जाएगा, और फैमिली मेम्बर का कंसेंट यहाँ पे लिया जाएगा उस डेटा को यूज़ करने के लिए इंटरनेशनल सर्चिंग के लिए। देन नॉर्मल डेटा जो है यहाँ पे कोई नॉमिनल डेटा नहीं है, ये जो है एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड रहेगा डेटा का, जो ईजिली कोई पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकता है, कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड किया जाएगा उस डेटा को। देन इंटरपोल के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। कितनी मेंबर्स हैं इसके, मेंबर आपने याद रखना है, 194 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इस्टेब्लिश्ड हुआ ये 1923 में। क्या इनेबल करता है, क्रॉस बॉर्डर पुलिसिंग ऑपरेशन and support and assist all organization authorities and services whose mission is to prevent or combat international crimes, कि ऐसे इंटरनेशनल क्राइम्स, या जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे विजय माल्या को यहाँ पे फिजिटिव ऑफेंडर वो डिक्लेयर किया गया था जिसने घपला किया था पैसों का। देन मेहुल चोकसी है, या फिर नीरव मोदी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अब वो देश से भाग चुके हैं, इंडिया छोड़कर जा चुके हैं। अब इंडिया में उनको लेकर आने की प्रोसेस, अब ऐसे में इंटरपोल असिस्ट करता है उस कंट्री की फोर्सेस को
ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, या फिर कोई इंटरनेशनल क्राइम हो जैसे जीनोसाइड कोई हो या फिर कोई ट्रांसनेशनल क्राइम हो, तो वहाँ पे इंटरपोल का रोल एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पुलिस जो कॉपरेशन है, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन इवन वेयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर नॉट प्रेजेंट, मतलब ऐसी दो कंट्रीज़ जिनमें किसी तरह के डिप्लोमेटिक मतलब उनमें रेगुलर कोई बातचीत नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन ज़्यादा ही ख़राब हो जाते हैं और हम अपने एम्बेसडर्स जो हैं, जो राजदूत होते हैं, उनको वापस बुला लेते हैं, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी इंटरपोल एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी हो जाती है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। देन जो एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं, लिमिट्स के अंडर लिए जाते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं अलग अलग कंट्रीज़ की और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के हिसाब से ही लिए जाते हैं यहाँ पे जो भी एक्शन लेना है इंटरपोल ने। देन पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस या रेशियल करेक्टर का यहाँ पे किसी भी तरह का रोल नहीं है इंटरपोल की इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ जो है इंटरपोल के बारे में बताया। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं आपसे, तो आपने ये याद रखना है। और यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज़ मैंने दिए हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। उससे पहले जो है आपने यहाँ पे आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आपने कंट्रीज़ जो हैं पढ़नी है जो एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करती हैं। देखो, इनको याद करने का एक ही तरीका होता है कि इनका एक रफ सा मैप बना लो आप, उस मैप के थ्रू आप इसको याद रख लो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं इनको इस सी को, एड्रियाटिक सी को बॉर्डर करती हैं। देन ये एमसीक्यूज़ जो हैं यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो एमसीक्यू है, जो हिंदी मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अगर दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे पढ़ के बता भी देता हूँ हिंदी में, ताकि आप इजीली सॉल्व कर सको। सैंडी एंड सैलाइन एरिया है, मतलब रेतीला और सैलाइन एरिया है जो नेचुरल हैबिटेट है एक इंडियन एनिमल स्पीशीज़ की। इस एनिमल का कोई प्रीडेटर नहीं है, प्रीडेटर का मतलब है कोई इस एनिमल का शिकार नहीं करता है कोई और जानवर इन दैट एरिया, बट उस एरिया में, बट इसकी जो एग्जिस्टेंस है इस स्पीशीज़ की, वो इसकी डिस्ट्रक्शन, मतलब इसकी जो हैबिटेट है उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से इस स्पीशीज़ को ख़तरा है। तो आपने इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी वो ऐसी स्पीशीज़ है। इंडियन वाइल्ड बफेलो, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वाइल्ड बोअर, इंडियन गज़िल। तो आपने ये जो है इसमें से आंसर देना है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, कि जो ये ऐसी हिमालयन रेंज है कि जो स्पीशीज़ में काफ़ी डिवर्स है, बड़ी रिच जो है डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर दिस फिनोमिनन, कि हिमालयन रेंजेस में स्पीशीज़ डिवर्सिटी का क्या कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है। देन कॉन्फ्लुएंस है वो डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन्स का, कि वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, तो अलग अलग जोग्राफिकल जोन्स हैं जिनका कॉन्फ्लुएंस है। देन थर्ड है कि एक्जोटिक और इन्वेजिव। एक्जोटिक इन्वेजिव स्पीशीज़ का मतलब होता है कि ऐसी फॉरेन स्पीशीज़ जो वो किसी लोकल एरिया में एंटर कर देती हैं तो वो लोकल एरिया को ख़राब कर देती हैं। तो ऐसी इन्वेजिव स्पीशीज़ का मतलब होता है कब्जा करना, इन्वेड करना, कि वो ऐसी स्पीशीज़ जो है वो इस रीजन में नहीं है। लास्ट है कि यहाँ पे किसी तरह की ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। थर्ड जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 गैसेस दी हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो गैसेस हैं वो एमिट होती हैं कोल को जब हम जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं थर्मल पावर स्टेशन प्लांट्स में। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो, तो आपको इसका आंसर करना है। आप ये जो आंसर है हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी आप आंसर जो है पोस्ट कर सकते हो। इस वीडियो की ये फाइल की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है आप हमें मेल करके बता सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।